हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अरीशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर बुक पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। सो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सो वी ऑल नो दैट सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ये वाली बुक पढ़ी अगर आपने, तो आपको पता होगा कि सेक्युलरिज्म का ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेफरेंस हो चुका है इस किताब में। इसके पहले भी पॉलिटिकल साइंस जितना हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, उसमें भी सेक्युलरिज्म का हमेशा रेफरेंस आया गया है। वाई? बिकॉज इट इज जेन्युइनली वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द बेसिक आइडियल्स जो है वो है सेक्युलरिज्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रांट करता है सेक्युलरिज्म, और वो कहता है कि एवरी पर्सन इन दिस कंट्री कैन लिव विद फ्रीडम एंड डिग्निटी, और जितना भी उनको रिलीजन फॉलो करना चाहिए वो अपना वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर, इसके बावजूद भी हमको ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1984 में जो इमरजेंसी के टाइम पे सिख लोगों के साथ इतना वायलेंस हुआ था, हिंदू कश्मीरी पंडित के साथ इतना वायलेंस हुआ था, गुजरात राइट्स में मुस्लिम्स के साथ जो वायलेंस हुआ था। अब इन तीनों केसेस में अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपकी जो वायलेंस हो रहा है वो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस कम्युनिटी के साथ पे हो रहा है। राइट? तो जब भी किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ वायलेंस होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो उस कंट्री में सेक्युलरिज्म उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट शायद से नहीं हुआ है, बिकॉज वो स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे उस कम्युनिटी को। तो सेक्युलरिज्म की अगर बात करें, तो सेक्युलरिज्म इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्ट्रिन दैट अपोजेस ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। कोई भी कंट्री में जब भी बहुत सारे रिलीजन साथ में आते हैं और उनमें से एक रिलीजन डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी जो है, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ सेक्युलरिज्म। An important dimension of secularism is its opposition to intra-religious domination as well. तो हम लोग सबसे पहले इंट्रा-रिलीजियस डोमिनेशन की बात करेंगे। एक होता है इंटर-रिलीजियस और एक होता है इंट्रा-रिलीजियस। इंटर-रिलीजियस मतलब रिलीजन्स के बीच में, ठीक है, रिलीजन ए वर्सेस रिलीजन बी, ठीक है, तो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, इनके बीच में जब वायलेंस हो रहा होता है तो वो इंटर होता है। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन तब होता है जब जो एक रिलीजन है उसके अंदर के जो लोग हैं उनके बीच में हायरार्कीज क्रिएट होके आती है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म इज अ रिलीजन, इसके बीच में हम लोग देख सकते हैं कि कास्ट हायरार्कीज होती हैं, तो दैट इज एन इंट्रा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दैट वी हैव। विमेन के साथ देख सकते हैं, बहुत सारे रिलीजन में विमेन डू नॉट हैव इनफ राइट्स, उनके पास उतने राइट्स नहीं होते जितने मेन के पास होते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, पहले तो रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ओपियम ऑफ द मासेस का मतलब है कि जिस दिन हम लोगों ने इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, सोशली हमने बहुत ज्यादा वेलफेयर अचीव कर लिया, उस दिन लोग रिलीजन को भूल जाएंगे। ऐसा कहते हैं लोग कि रिलीजन हम लोगों ने इसलिए बनाया है बिकॉज हमारे पास इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, इतने सारे इश्यूज हैं, और जिस दिन ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे उस दिन लोग रिलीजन को भी फॉलो करना बंद कर देंगे। बट ऐसा कहना ट्रू नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स कभी उस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। अगर आप सोचे उस चीज के बारे में, तो एक उस लेवल पे पहुंचना जहाँ पे सब लोग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली वायबल पोजिशन पे खड़े हैं, वो कभी नहीं हो सकता। तो इट इज अनलाइकली दैट ह्यूमन बींग्स विल बी एवर फुल टू देयर पोटेंशियल। उसी के साथ साथ डिजीजेस वगैरह होती है, जैसे कोरोना वायरस इतना आउट ऑफ द सडन आ गया था, आउट ऑफ द ब्लू आ गया था, तो उसी वजह से ये सारी चीजें जो हैं हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। वॉर्स जो होती है, कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, दे आर बाउंड टू अराइज, एंड फॉर दैट रीजन जो रिलीजन होता है, आपका कल्चर होता है, वो एक तरीका होता है आपका टू रिस्पॉन्ड टू सच सफरिंग। इतने सफरिंग से रिस्पॉन्स करने का ये एक तरीका हो जाता है। बट यहाँ पे अगेन रिलीजन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि रिलीजन के विद इन ही कास्ट हायरार्कीज होती है, फीमेल वो होता है, दलित्स वर नॉट अलाउड टू एंटर टेंपल फॉर सच लॉन्ग इन आवर कंट्री। तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। यूएसए की बात करें तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो होता है वो बहुत ज्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है यूएसए के लिए भी। तो यूएसए इतनी बड़ी जो कंट्री है उसको भी इतने सारे इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस। तो रिलीजियस डोमिनेंस कैन नॉट बी ओनली डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटर रिलीजियस। हमेशा हम लोग सोचते हैं जब भी रिलीजन के बारे में और डोमिनेंस के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, हमको हमेशा एग्जाम्पल साइट करते हैं हम जहाँ पे दो रिलीजन एक दूसरे से लड़ रहे हो। पर ये जरूरी नहीं है कि दो या तीन रिलीजन एक दूसरे से लड़ रहे हो, कभी ना कभी रिलीजन के बीच में अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्युलर स्टेट की। सेक्युलर स्टेट की बात करें तो परहैप्स वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग रिलीजियस, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग कहते हैं कि अगर आपको रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हटाना है और आप लोगों को साथ में लाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा टुवर्ड्स म्यूचुअल एनलाइटनमेंट, कि हम लोग सब लोग साथ में मिलकर एनलाइटनमेंट के टुवर्ड्स जाए। और इसका एक तरीका क्या होता है,
एक तरीका होता है एजुकेशन से। ठीक है, लोग अपने रिसोर्सेज शेयर करें एक दूसरे से, आप एक दूसरे को हेल्प करें। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो मतलब अगर जैसे हिंदू मुस्लिम वायलेंस हो रहा है तो वहां पे हिंदूज फैमिली मुस्लिम्स को अपने घर पे शेल्टर कर रही है, मुस्लिम फैमिली हिंदू को कर रही है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रखे हैं जहाँ पे जो रिलीजन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ आके उनको हेल्प भी करते हैं। तो वो ऑब्वियसली एक तरीके से एक वे हो जाता है टू मेक श्योर कि लोग इनलाइटनमेंट के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि बस ये कहना कि एजुकेशन प्रोवाइड कर लो और मेक श्योर करो कि सब लोग अच्छे लोग की तरह मतलब बिहेव कर रहे हैं, एवरीबडी इज शोइंग देयर गुडनेस, डज नॉट मीन कि रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कंप्लीटली हट जाएगा। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज में जो स्टेट्स होती हैं, आपकी स्टेट्स आज जो गवर्नमेंट आपने इतना इंस्टीट्यूशन पे खड़ी कर रखी है, वो किस तरीके से ऑपरेट करती है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे बाकी सब रिलीजन पे मतलब उनके साथ कैसे बिहेवियर होगा उनके टूवर्ड्स। तो बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट आप ला रहे हो पोजीशन पे उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो आउटकम दिखाता है कि कैसा हम लोगों का सोसाइटी होने वाला है। Now, how should a state prevent, domination by any religion? For starters, a state must not be run by the head of any particular religion. अगर आप एक डेमोक्रेसी हो जहाँ पे आप मतलब कोई भी रिलीजन को सुप्रीमेसी का पोजीशन नहीं देना चाह रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट है दे शुड नॉट बी द हेड ऑफ एनी अदर रिलीजन एज वेल। ठीक है, तो थियोक्रेटिक सोसाइटीज में ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे जो प्रीस्टली ऑर्डर होता है उनका, उन्हीं में से कोई ना कोई एक आके स्टेट को भी गवर्न करने शुरू कर देता है। थियोक्रेटिक सोसाइटीज जैसे कि पैपल स्टेट्स होते हैं जो यूरोप में, जो मिडेवल टाइम में हुआ करते थे, तालिबान कंट्रोल स्टेट जो भी हम लोगों को देखने में को मिलता है, तो ये सब जो होता है उनका रिलीजन का जो ऑर्डर होता है उसमें जो सबसे सुप्रीम लोग होते हैं उनको स्टेट का सुप्रीम लोग बना दिया जाता है। तो ये थियोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है इससे क्या हो जाता है, लोगों में डोमिनेशन आ जाता है एंड इससे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग रिप्रेस हो जाते हैं। Some people think कि separationist of state and religion is sufficient for existence of secular state. थोड़े लोगों को लगता है कि अगर state है और religion है उनको हम लोग separate कर देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, but this is also not the case. Many states are non-theocratic and उनके भी मतलब वो choose करते हैं कि वो तब भी alliance रख सकें। मतलब बस ये कह देना कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर या फिर आपके जो भी head of position है is not the head of any other religion, तो that is secular. We can't say that. Sometimes जो states होती हैं वो इनडायरेक्टली भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, वो इनडायरेक्टली भी मतलब प्रेफरेंस रखती है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लैंड का एग्जांपल है, तो इंग्लैंड जो था वो काफी सालों तक अपने चर्च को प्रेफर करता आ रहा था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान टुडे आल्सो नेमली सुन्नी इस्लाम इज देयर ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। तो अगर आपका स्टेट किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन को स्पॉन्सर कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, देन दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू सेक्युलरिज्म। To be true secularism, a state must not enforce or must not only refuse the theocratic society, but also have no formal legal alliance with any other religion, period. ठीक है, and to promote these ends the state must be separated from आपके जो religion है उससे भी separate रखने का अपने state को, और institutions को भी separate रखने का, और ऐसी values पे अपने आप को बनाना जो religious values से different हो। मतलब obviously peace equality कहीं ना कहीं हर religion में दिख जाता है, but वो हमारे जो values होने चाहिए वो democratic principles पे बने होने चाहिए state के, not on the principles of whatever is being followed by other religion। तभी हम true secularism achieve कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पे द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, प्रीडोमिनेटली जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इज अ वेस्टर्न मॉडल एंड एन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। जब हम वेस्टर्न मॉडल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जिसका इन्फ्लुएंस रहा है इज बीन द अमेरिकन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज अंडरस्टूड एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। द स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन एंड इन द सेम मैनर द रिलीजन विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। मतलब कि जो गवर्नमेंट कर रही है रिलीजन को उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ना ही जो रिलीजन कर रहा है उससे गवर्नमेंट को कुछ लेना देना होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका मॉडल है जो यूएसए में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इशू यहाँ पे क्या आ जाता है, तो अगर आपके रिलीजन में विमेन को आप अलाउ नहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन में, देन द गवर्नमेंट कांट से एनीथिंग। अगर आप अपने रिलीजन में किसी भी मतलब मेंबर को अलाउ नहीं कर रहे हो एंटर करने में इंस्टीट्यूशन में, देन द गवर्नमेंट के नॉट इंटरफेयर। तो बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, कहीं ना कहीं पे उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे इनकरेक्ट है, बट गवर्नमेंट के नॉट इंटरफेयर बिकॉज वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ये क्या सही तरीके का सेक्युलरिज्म है कि हमने इतना रिजिडली उनको सेपरेट कर दिया है। अनदर कॉमन कंसेप्शन जो यहाँ पे होता है कि जो आपका रिलीजन है, आपका फ्रीडम है, आपका इक्वालिटी है, ये सब इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर में। ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है उसके इक्वालिटी, इंडिविजुअल इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस है, इंडिविजुअल जस्टिस पे ज्यादा फोकस है एज कंपेयर टू कलेक्टिव जस्टिस, कलेक्टिव लोगों का। गिवन दिस फैक्ट
दे नेचुरली फोकस ऑन इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे यूएसए को एंड यूरोप की कंट्रीज को, तो मोस्टली यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मतलब क्रिश्चियनिटी दैट इज बीइंग फॉलोड। इधर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, तो इसी रीजन से उनका हमेशा फोकस इंट्रा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में ज्यादा रहा है। इंडिया के लिए हम लोगों ने यूजुअली इंटर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं हमने उनसे ज्यादा हम लोगों ने डील कर रखा है। हाउएवर इन सब जगहों पे इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पे ज्यादा फोकस रहा है, ओइंग टू द फैक्ट कि यहाँ पे बस एक ही यूनिफॉर्म रिलीजन ज्यादातर देखने को मिलता है। अब अगर इंडियन मॉडल की बात करें सेक्युलरिज्म की, तो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सेम दिखता है। हाउएवर जब आप इन डेप्थ एनालिसिस करोगे इसका, तो आपको रियलाइज होगा कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए का मॉडल। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो it arose in the context of deep religious diversity that predated the advent of western model। इसका क्या मतलब है कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है, ये तो मतलब आपका जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले से ही चलता आ रहा है, बिकॉज इंडिया में बहुत पहले से डाइवर्सिटी है। तो बहुत पहले से लोग साथ में आते हैं और लोग एक दूसरे को रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करते हैं। टॉलरेंस एज कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, बाकी लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, वी विल कम टुगेदर एंड वी विल टॉलरेट वन अनदर, वी विल नॉट इंटरफेयर, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, इंटॉलरेंस पे ज्यादा फोकस नहीं होगा। हाउएवर वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टॉलरेंस इज नॉट कंपैटिबल विद रिलीजियस डोमिनेशन, इज कंपैटिबल विद रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग टॉलरेंस पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है टॉलरेट कर रहे हैं वगैरह, तो उससे क्या हो जाता है रिलीजियस डोमिनेशन एनीवेज आ सकता है, कोई ना कोई रिलीजन ऊपर आ सकता है किसी पोजीशन पे, वो नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो सिर्फ टॉलरेंस होना विल नॉट गारंटी रिलीजियस मतलब इक्वालिटी एक तरीके से। एंड जैसे ही फिर उसके बाद वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अराइज होता है, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जब इंडिया में आता है, जब ये आइडियोलॉजीज इंडिया में आते हैं, तो हमको रियलाइज होता है कि हाँ हमारे जो आइडियाज हैं हम इसको और ज्यादा शार्पन कर सकते हैं। वी कैन फोकस मोर ऑन इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी जो होती है, वी कैन फोकस मोर ऑन इंट्रा रिलीजियस जो हम लोगों का होता है, बिकॉज हम लोग अभी तक इंटर रिलीजियस पे फोकस कर रहे थे। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से बेसिकली वेस्टर्न मॉडल को भी अक्यूमुलेट कर लिया, इंडियन मॉडल को भी अक्यूमुलेट कर लिया, और एक हमने एसिमिलेशन बना के ऐसा मॉडल क्रिएट किया जहां पे हम लोग ऑब्वियसली इंटर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स को डील भी कर रहे थे, अब हम लोग इंट्रा रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी डील कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिविजुअल, मैंने जैसा आपको बताया था वेस्टर्न में क्या होता है इक्वालिटी लिबर्टी, इंडिविजुअली वो फोकस करते हैं। इंडिया में हम लोग इंडिविजुअली भी देते हैं, उसके साथ साथ कलेक्टिवली भी देते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि इंडिविजुअल जो है उसके पास राइट है कि जो भी रिलीजन चूज करना है वो चूज कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप कम्युनिटी में भी हो तो आप अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो, गवर्नमेंट गिव्स यू दैट फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल पे भी फोकस कर रही है, कम्युनिटी भी फोकस कर रही है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है हैज मेड रूम फॉर एंड इज कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न उसमें क्या होता है, बहुत रिजिडली वो डिफरेंट होता है, स्टेट अपना आप काम करता है, रिलीजन अपना काम करता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। हाउएवर इंडिया में ये जो है, इंडिया में अलाउ कर रखा है कि अगर आपको रिफॉर्म करना है किसी रिलीजन में आप कर सकते हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी बहुत सालों तक चला आ रहा था, बट वी रियलाइज कि दिस इज नॉट इन लाइन विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, राइट, वी आर नॉट ट्रीटिंग देम विद डिग्निटी, एंड फॉर दैट रीजन वी हैड टू बैन अनटचेबिलिटी। तो ये एक तरीके से एग्जांपल हो जाता है स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म का। तो इंडिया में स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो अलाउ होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है इज नाइदर थियोक्रेटिक इन नेचर एंड नॉर इज इट एस्टैब्लिश्ड एनी वन और मल्टीपल रिलीजन। ठीक है, हम लोग बेसिकली रिलीजियस इक्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। इंडिया जो है हम लोगों ने नेगेटिवली हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब नेगेटिवली इंटरेक्ट करते हैं रिलीजन के साथ जब भी कुछ भी रिलीजियस टेरेनी होती है, जैसे अनटचेबिलिटी, तो वी हैव नेगेटिवली रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग कि अनटचेबिलिटी गलत है। सिमिलरली वी आल्सो हैव अ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट विद रिलीजन, जब हम लोग उनको अलाउ करते हैं इंस्टीट्यूशंस बनाने का। तो जब हम कह रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो तो पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट हो गया। तो देयर इज अ नेगेटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट एंड देयर इज अ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट एज वेल इंडिया के सेक्युलरिज्म में। तो बेसिकली जब हम लोग ये टर्म सुनते हैं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम कहते हैं कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन का मतलब होता है रिलीजियस टॉलरेंस, देन दिस विल नॉट बी इनफ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं होता सेक्युलरिज्म, उससे भी बढ़ के होती है ये चीज। एंड अगर उसी टाइम पे हम लोग कह रहे हैं कि इस चीज का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, तो ये भी कहीं ना कहीं पे कम पड़ जाता है, बिकॉज एक एम्बिग्विटी क्रिएट कर देता है। एंड इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर बात करें तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंट है रिलीजन से। इंडिया का सेक्युलरिज्म बहुत ही ज्यादा साथ में ऑपरेट करता है रिलीजन के साथ। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करें इंडिया के मतलब सेक्युलरिज्म ने,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कहा गया है कि सेक्युलरिज्म इज एंटी रिलीजियस। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज एंटी रिलीजियस बहुत ज्यादा हम लोगों ने सुन रखा है, बट अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्युलरिज्म इज नॉट एंटी रिलीजियस, इट जस्ट मीन्स कि हमको इक्वालिटी मेंटेन करनी है बिटवीन ऑल द रिलीजन एंड बिटवीन द पीपल विद इन अ रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना कि आपके रिलीजियस आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहा है सेक्युलरिज्म वुड बी रॉन्ग फॉर अस टू डू सो, ऑलराइट, बिकॉज आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट करता है बाय इंस्टीट्यूशन का मीन्स। सेकेंड इज द वेस्टर्न इम्पोर्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म, ये तो इंडिया का बहुत है ही नहीं आइडियोलॉजी, बट ये कहना भी गलत हो जाएगा बिकॉज सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्री में जो वेस्टर्न से आई हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो कितने ज्यादा बोरोड पार्ट है, तो क्या कहना कि वो भी हम नहीं रख सकते, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए सेक्युलरिज्म इज डेफिनेटली नॉट अ वेस्टर्न आइडियोलॉजी, इट्स नॉट समथिंग जो वेस्टर्न नेशन से आया है, इट इज समथिंग विच अरोज इन द टाइम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो जब सोशल पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो रहा था तब उनके अंदर आ जागा कि हमें सेक्युलरिज्म चाहिए, वी वांट रिलीजियस इक्वालिटी, एंड दिस इज समथिंग जो कहीं पे भी हो सकता है। इंडिया में भी हमेशा से सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिली है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ प्रोडक्ट जो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिलेगा। एंड इंडिया इज ऑब्वियसली इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड जैसे मैंने आपको बताया जब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म आया तो इंडिया ने अपने अंदर भी उसके आइडियोलॉजीज को एसिमिलेट कर लिया था। माइनॉरिटिज्म, माइनॉरिटिज्म का क्या मतलब हो जाता है कि यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स को बहुत ज्यादा फोकस करता है यहाँ पे सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते कहते कि अरे माइनॉरिटी को इतना ज्यादा राइट्स क्यों देना है, मतलब इनके पीछे क्यों जाना। तो इधर इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोग बैठे हैं जिसमें से एक इंसान है जो स्मोक करता है एंड बाकी लोग स्मोक नहीं करते हैं, एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ, एंड देन उसके बाद वन ऑफ द पर्सन सेज कि नहीं आप स्मोक नहीं कर सकते हो, बट देन दे वोट कि शुड दिस पर्सन स्मोक और नॉट, एंड मेजोरिटी 3 आउट ऑफ 4 पीपल से कि हाँ उसको स्मोक करने दो, तो आप कहोगे ये डेमोक्रेटिक है। बट यहीं पे अगर ये चौथा इंसान अस्थमेटिक पेशेंट होता, देखो जिसको अस्थमा होता, तब क्या ये करना सही होता कि नहीं डेमोक्रेसी में मेजोरिटी तो कह रही है दिस पर्सन कैन स्मोक, पर हम लोग क्यों नहीं करने दे रहे? वाई? बिकॉज यहाँ पे उनके लाइफ पे थ्रेट है। ठीक है, उनको थ्रेटन अगर कुछ भी चीज कर रही है देन द गवर्नमेंट हैज टू मीडिएट। यहाँ पे ये करना सही नहीं होगा कि मेजोरिटी कह रही है तो हम ये कर सकते हैं। तो यही ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डे टू डे लाइफ में जहाँ पे माइनॉरिटी बेसिकली सफर करती है, उनको थ्रेट होता है उनके एग्जिस्टेंस पे, और वहां पे गवर्नमेंट को आके मीडिएट करने की जरूरत हो जाती है। इसी के साथ साथ आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है कि जब हम लोग इतने ज्यादा उनको राइट्स दे रहे हैं, इतना ज्यादा प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो हमको इतना कॉस्ट करने को मिलता है, सबको तो इक्वली मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इतने एग्जाम्पल दे रखा है कि कंसिडर करो कि एक ऑडिटोरियम बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिटोरियम बनाया गया है, बट वहां पे सिर्फ सीढ़ियां हैं और कोई मेथड ही नहीं है ऊपर जाने का। तो क्या ये मतलब सही है? तो जो यंग लोग हैं जिनको डिफेक्ट नहीं है, जिनको डिसेबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके का, वो सारे लोग तो आराम से ऊपर चले जा सकते हैं, बट एनीबडी हु हैज एनी सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ सकते सीढ़ियों में, या फिर एनी पर्सन हु इज ऑफ ओल्ड एज, उनको ये एक्सेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरा एक्सेसिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो माइनॉरिटीज को एक्सेस दिलाने का काम भी गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का काम होता है। तो तभी सेक्युलरिज्म इज वर्किंग इन दोज लाइन्स। इंटरवेंशनिस्ट, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में रिजिडिटी होती है, वो बहुत दूर रहते हैं। इंडिया का सेकुलरिज्म में हम लोग इंटरवीन करते हैं जब भी जरूरत होता है, बट इस इंटरफेरेंस का ये मतलब नहीं है कि हम लोग बहुत एक्सेसिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि हर चीज में जाके हम लोग इशू क्रिएट कर रहे हैं। इंटरफेरेंस हम तब करेंगे जब हमको लगेगा कि जरूरत है। सारे मतलब बहुत सारे रिलीजन होते हैं जिनका पर्सनल लॉज होते हैं। ठीक है, तो वो पर्सनल लॉज जो होते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उनको फॉलो कर सकते हैं पर्सनल लॉ को, एज लॉन्ग एज वो किसी के फंडामेंटल राइट्स, किसी के नॉर्मल जो राइट्स होते हैं उनको थ्रेटन ना करें, तब तक आप पर्सनल लॉज को कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल लॉज में चेंज भी लाना है तो स्टेट कैन नॉट यूज कोअर्शन। ठीक है, स्टेट बहुत ज्यादा ऐसे फोर्स का यूज नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा वायलेंस का यूज नहीं कर सकता है टू मेक दोस पर्सनल लॉ चेंज्ड, और ना ही स्टेट कंप्लीटली डिस्टेंट हो सकता है कि हम तो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे उनको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है बिटवीन कि हम डिस्टेंस रहें या फिर हम लोग इंटरफियर करें। वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स हम सब जानते हैं कि रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा वोट लिए जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी सेक्युलर पॉलिटिशियंस जो होते हैं हु सॉट द वोट फॉर माइनॉरिटीज, बट वो ऑल्सो चेंजेस ला रहे हैं माइनॉरिटीज के लाइफ में, वो उनको एक्सेस दिला रहे हैं रिसोर्सेज का, वो उनको
बेसिकली उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, देन दिस इज अ सक्सेस ऑफ सेक्युलर प्रोजेक्ट विच एम्स आफ्टर ऑल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। तो उसमें कोई गलती नहीं है, एज लॉन्ग एज वो जो मतलब इंसान है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, वो जेन्युइनली बेटरमेंट ला रहा है किसी के लाइफ में, तब वो आपको रिलीजन को टारगेट करके बोलना कि प्लीज आप हमें वोट दें, देन इट इज फाइन। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस इज अ फाइनल एंड अ वेरी सिनिकल क्रिटिसिज्म जो कहता है कि सेक्युलरिज्म को इंडिया में लाना ही इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। अब इसका यहाँ पे इन लोगों ने ये दे रखा है आर्ग्यूमेंट कि इंडिया जो सिविलाइजेशन है वो बहुत टाइम से मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी अकोमोडेट करके रह रही थी, और सिर्फ इंडिया नहीं है, जैसे ओटोमन एम्पायर है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली है। हाउएवर उसके बावजूद भी ये लोग हमेशा से साथ में रहे हैं। तो ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि इम्पॉसिबल डीन करना हमारे सेक्युलरिज्म के प्रोजेक्ट को वुड बी इनकरेक्ट फॉर अस टू डू। इम्पॉसिबल तो इंडिया में डेमोक्रेसी लाना भी था। लोगों ने जब इंडिया जब डेमोक्रेटिक कंट्री बना था तो बहुत ज्यादा जज किया था कि क्या डेमोक्रेसी आ सकती है, क्या ये लोग इलेक्शन कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबल तो कहना गलत हो जाएगा हमारे एंड पे। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि जो इंडिया के अंदर अभी जो हो रहा है सेक्युलरिज्म, दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट एंड पूरी दुनिया यहाँ पे देख रही है विद ग्रेट इंटरेस्ट एट हार्ट। इसका रीजन क्या है कि आज के डेट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देर गोइंग टू यूएसए, देर गोइंग टू डेवलप्ड कंट्रीज। अब वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई है। तो अब वो कहाँ देखे कि हम कौन कौन से कंट्रीज को देख सकते हैं जहां से हम सीख सकते हैं कि कैसे इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है। तो प्राइम एग्जाम्पल इन कंट्रीज के लिए इंडिया है, बिकॉज इंडिया हमेशा से डाइवर्सिटी अकोमोडेट करता आ रहा है। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से इन लोगों के लिए मतलब एक एक्सपेरिमेंट बन गया है जो हम लोगों को देखना है आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर वी विल कैरी फॉरवर्ड इट वेरी वेल। सो बेसिकली दिस इज इट, दैट इज द चैप्टर। इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चंस जो है आप अगर एनसीईआरटी भी करेंगे देन आई थिंक वो आपका मेजॉरिटी हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही कवर कर लेता है हर टॉपिक को। सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।